मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा कंटिन्यू करते हैं और आज अपन लोग कुछ हिस्ट्री में कुछ पुराना जो इतिहास है उसको खोदते हैं। देखो, जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, जब केमिस्ट्री एक छोटा सा बच्चा था, ये बोलो साइंस एकदम छोटा सा बच्चा था, तो हर दिन हर नया नियम दिया जाता था, हर दिन नई डिस्कवरी होती थी। तो कुछ पुराना इतिहास है जिसको अपने को सीखना है, बोरिंग नहीं है, क्योंकि जब इतिहास ये पढ़ोगे, ये जो हिस्ट्री पढ़ोगे, तभी तो ये समझ आएगा कि भाई साहब आज लोग किस हिसाब से दिमाग लगा रहे थे, तब कैसे दिमाग लगाया जाता था। तो कुछ हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री में कुछ रूल्स दिए गए थे और जो रूल्स अपने काम में आते हैं, जिनमें थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। दो तरह के देखते हो क्वेश्चन आप देखते होगे, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो एक छोटा सा थियोरेटिकल का पार्ट यहाँ पर बनता है और ये थियोरेटिकल पार्ट जो है मोल की बेसिक कैलकुलेशन से जो दूसरा क्वेश्चन का हिस्सा था, याद करो पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन में बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन करने हैं। पहला सिंपल मोल की बेसिक कैलकुलेशन, दूसरे ऊपर ने देखा कि जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो करने हैं, और थर्ड नंबर पे जो कंसंट्रेशन टर्म है उस पर काम करना था। तो जो पहला हिस्सा है मोल की जो कैलकुलेशन वो कंप्लीट है, लेकिन जो सेकंड हिस्सा है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यदि वहाँ तक चलना है अपने को तो उससे पहले कुछ लॉज, कुछ नियम, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ सिद्धांत सीखने पड़ेंगे। तो उन्हीं सिद्धांत को, उन्हीं हाइपोथेसिस, उन्हीं लॉज को अपन सीखने चल रहे हैं। और ये एक्चुअली हिस्ट्री है, ये लॉज तो बहुत पुराने हैं और जब साइंस डेवलप हो रही थी, है ना, डेवलपिंग स्टेज में थी, तब ये लॉज दिए गए थे। मैं बोल रहा हूँ उस टाइम हर रोज़ मतलब बहुत सारे नए लॉज आए थे, लेकिन कुछ एक अपने कोर्स में रखे हैं, ठीक है। इनका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी में बहुत ही प्यार से इनको सिखाया गया है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक मिश्रण के नियम। चलो, सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा लॉ है और बहुत पहले इसके बारे में सोच लिया गया था, लेकिन जब ये सोचा गया था तो बहुत डिफ़िकल्टी रही होगी। देखो आज अपन लोग ये जो लॉज पढ़ेंगे, ऐसे सोचे यार क्या ही नियम दिया यार, ये तो हम ही सोच लेते हैं यार, कौन सा बड़ा तीर मार दिया। लेकिन एक बार बताऊं, जब ये लॉज ढूंढे जा रहे थे, जब इन लॉज की डिस्कवरी हुई थी ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महारत थी। जब ये लॉज डिस्कवर हुए थे उस टाइम वो अपना में बहुत बड़ी महारत थी, क्योंकि एक एक व्यक्ति एक लॉ को देने, एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक साइंटिस्ट एक एक लॉ को देने के लिए, एक एक नियम, एक एक कानून को देने के लिए बहुत टाइम खर्च किया यार, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया है। तो उनके लिए एक सिंपल बात नहीं। आज अपन इतना सीख लिया, इतनी साइंस डेवलप हो गई है, तो अपने को लग रहा है यार क्या लल्लू सी बात बताई थी, लेकिन तब ये बहुत लल्लू सी बात नहीं हुआ करती थी। अब इस बात को समझें, ठीक है। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिंपल सा है। इसमें क्या बोला गया है कि कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। सिंपल सा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहता है। इसलिए स्टेटमेंट क्या दिया गया, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो ये सिंपल सा लॉ था, कोई ऐसी हैवी भारी भरकम चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा था। लेकिन जब इसको डेवलप किया, इसके बारे में सोचा, इसके बारे में प्रैक्टिकल करके इसको प्रूव किया, तो ये अपना में बहुत बड़ी बात थी।
तो चलिए इसका चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हालांकि आप एनसीईआरटी से देख के इसके स्टेटमेंट्स लिखें। मैं यहाँ पर इनके एग्जांपल लिखवाऊंगा और इसको समझाऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट उसमें बहुत अच्छी लैंग्वेज में दे रखा है। मैं मैनिपुलेट करूँगा कुछ चीज़ें तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। एनसीईआरटी ने बहुत प्यारी लैंग्वेज में दे रखा है। तो और एज इट इज़ रट के लिखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको समझाना है, इसके एग्जाम्पल देना, और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसकी भी चर्चा करनी है मुझे। चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो द्रव्यमान है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि किसी भी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बदलते हैं। बस इतनी सी बात है। ये क्लियरली बहुत बार स्टेटमेंट सुना है भाई, ये आप पहली बार नहीं सुन रहे स्टेटमेंट, आपने बहुत बार सुना है स्टेटमेंट। बड़ा ही सिंपल और कॉमन स्टेटमेंट है। चलो, इस स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा कॉमन बात नहीं, थोड़ी अजीब बात है या नई बात है कि इसको अप्लाई करके तो देख लें एक बारी। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद एग्जांपल आ रहे हैं। एग्जांपल के बाद इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। तो एग्जांपल सिंपल सा आया, जैसे कोई बोले कि C+O2 से CO2 बनता है। अब मैं इसमें कुछ फैक्ट या कुछ चीज़ मैं भी लिख रहा हूँ जिनको मैंने अभी तक समझाया नहीं है, लेकिन ज़रा टेंशन ना लो, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना उस पर आपको हर बात की फील आ जाएगी। अभी मैं उनको एज ए फैक्ट काम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इसका 12 ग्राम रिएक्शन करेगा। ये सर 12 ग्राम ही क्यों आया? इसका 32 ग्राम रिएक्शन करेगा और ये 44 ग्राम बनेगा। ये मैं तुम्हें एज ए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 44 ग्राम CO2 बनता है। ये फैक्ट, ये केमिकली रिएक्शन से कैलकुलेट करना आएगा आपको भी, लेकिन बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझे सिखाना है। तो आप ये देखो कि इनिशियली टोटल मास कितना था, इनिशियली टोटल मास कितना था रिएक्टेंट का, 12 + 32 44 और फाइनल जो प्रोडक्ट बना उसका मास कितना है 44। मास कंजर्व रहा, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन जब भी इस पे बनता है तो ये बोलता है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर 44 ग्राम CO2 बनाता है, तो कौन सा लॉ है वो फॉलो कर रहा है, तो पता चल जाएगा इस डेटा को देखते ही कि 12 + 32 = 44 और इसने 44 ये आंसर में दे रखा है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो चुटकियों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हो जाते हैं। कभी कभी प्रोडक्ट कितना बना वो डेटा नहीं दे रखा होता, लेकिन आप तो बस ये सोचो कि बोल रहे हैं कि इतना ग्राम रिएक्ट इतना ग्राम प्रोडक्ट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल सम कर दो, प्रोडक्ट का मास नहीं आ जाएगा, क्या उत्पाद कितना बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन वाला नहीं देता तो उससे बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत बारी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है जिसको दुनिया 10-10 मिनट में सोल्व करती है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप सोचो कि हाँ इसका इतना मास रहा होगा तो वो इतना मास बना होगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि वो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स है जो नहीं लगाता बच्चा, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हार्ड को आसान और ईजी कर देता है। चलो, एक ही हो गया। एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे ये रिएक्शन है 2H2 + O2 से 2H2O। इसका 4 ग्राम जो है इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है, तो ये फिक्स है, इसका 36 ग्राम बनता है। अब ये 36 क्यों आया तो मैं बताऊंगा, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ये 32 क्यों आया मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ये 4 ग्राम क्यों है कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन यहाँ पर खास बात है, 4 + 32 जब आएगा तो 36 ही तो होगा, और वहाँ पर प्रोडक्ट को 36 ही बन रहा है। मैंने इनको ऐड करके नहीं लिखा, प्रैक्टिकली जाकर लैब में चेक किया है, 36 ही बना प्रोडक्ट। और सर ये 4 ग्राम क्यों लिया, ये 5 ग्राम क्यों नहीं लिया, ये 10 ग्राम क्यों नहीं लिया, ये 20 ग्राम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ एग्जैक्ट मिक्स होगा, एग्जैक्ट रिएक्शन करेगा। लेकिन अभी ये कहानी मैं नहीं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ये कहानी आएगी नेक्स्ट लेक्चर में आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, इस पर क्वेश्चन मैंने बताया कैसा बनता है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, इसका स्टेटमेंट मैंने दिया। नेक्स्ट है, वो भी सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। निश्चित अनुपात का नियम। ये सिंपल सा लॉ है, सिंपल सी कहानी है इसमें भी। निश्चित अनुपात का मतलब क्या है और क्यों है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल H2O का देता हूँ। H2O जो नेचर में भगवान ने बनाया हुआ है, वो आपको पता है कि H2O बहुत सारे रिसोर्सेज हैं
और भगवान ने बहुत सारी जगह और पानी अपने को उपलब्ध करवाया। जल ही जीवन है, जल नहीं होता तो अपन नहीं होता। तो ये तो नेचुरल वाटर है, लेकिन अपन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से वाटर बना सकते हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं से भी पानी बना सकते हैं। तो डाउट ये था लोगों को कि जो पानी जब बना, ये एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड है, तो ये जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो बना है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है या परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, वो नेचुरल H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, क्या वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या वही रेशियो, मास रेशियो जब आपने लैब के अंदर H2 बनाया तो सेम आया क्या? वैसे लगता है सेम ही आना चाहिए, लेकिन इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया। इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया कि जो H2O भगवान ने दिया है ना, उसमें जो द्रव्यमान का अनुपात और जो प्रतिशत संगठन आया है, वही प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान अनुपात जो है आपने लैब के अंदर जब इसको ड्रॉ बनाया किसी भी केमिकल प्रोसेस से, वो सेम ही रहेगा। मतलब एक सेम मॉलिक्यूल में एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। ये स्टेटमेंट है भाई, लॉ ऑफ डेफिनेट मतलब फिक्स, निश्चित, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट का उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रेशियो हमेशा फिक्स होता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किस रिसोर्स से, किस केमिकल रिएक्शन से, किस प्रोसेस से आपने इसको बनाया है। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? क्या कि फिक्स मॉलिक्यूल में, किसी भी एक निश्चित अणु में, वो कहाँ से बना रहे उस पर कोई डिपेंड, नेचुरल है, आपने केमिकल रिएक्शन से बनाया, लैब में बनाया, उनमें फिक्स रहेगा जो एलिमेंट प्रेजेंट है। एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूँ और मज़ा आएगा इस एग्जांपल के बाद। जैसे मैंने आपको कहा H2O जो है, H2O एक मॉलिक्यूल है अकेला और बहुत सारा पानी पड़ा तो उसको कंपाउंड बोल देंगे। H2O एक मॉलिक्यूल के अंदर दो जने हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। यदि इसके अंदर हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन में देखना चाहूँ तो रेशियो क्या आएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक एटम का 1 होता है, ऐसे 2 एटम आया तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का एक एटम का 16 होता है, ऐसा एक एटम है, 1:8 मास रेशियो आया। और H2O का 1:8, ये H2O आप यदि नेचुरल पानी का बनाए, ये नेचुरल है जो भगवान ने दिया अपने को, भगवान जी ने दिया है, वहाँ से लिया है मैंने, ठीक है। और एक H2O में यहाँ से बना रहा है, H2 प्लस हाफ O2 से H2O। एक में पानी यहाँ से बना रहा हूँ, CH4 प्लस O2 या 2O2 से CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर H/O का रेशियो 1:8 ही आएगा। ये फिक्स है, डेफिनेट है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन से मेथड से आपने बनाया है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये जो H2O मॉलिक्यूल है नेचुरल था या किसी प्रोसेस से आया हुआ था। तो इसी को अपन ने क्या बोला? डेफिनेट प्रोपोर्शन। और लास्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बहुत शानदार चीज़ है। इसमें एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और आप मुझे सही करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आजकल मैं थोड़ा कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यार आप कितना क्लियरली, कितने अच्छे से इन वीडियोस को देख रहे हो और कैसे अच्छे से आप आंसर दे रहे हो। क्योंकि पीछे जब बच्चों के आंसर आने लगे मुझे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। पीछे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे आंसर दे रहे हैं, मतलब वो सीख रहे हैं मुझसे। तो प्लीज़ उनको मैं गलती बताता हूँ, क्या गलती उन्होंने की है, क्या उसको सही करना है, मैं सब बताता हूँ उन बच्चों को, क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, यदि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप भी ट्राई करें, आप भी प्रयास करें, आप भी सीखें यार। ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत के साथ बनाए जा रहे हैं और ये आप दूसरों तक पहुँचाएं यार। आप भी वापस रिवर्स रिटर्न है ना, रिएक्शन दें, इस पर मेहनत करें आप भी। ठीक है, चलो आ जाओ, कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं समझाता हूं कि दो एलिमेंट बोल, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है।
यदि दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं नेचर में, और बनाते भी यदि देखो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसा थोड़ी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2 ही बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके और भी बहुत सारे कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कार्बन है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो बहुत सारे नेचर में क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन उनको जब ऑब्जर्व किया तो एक कंक्लूजन दिया गया, और यही कंक्लूजन जो है इस लॉ के फॉर्म में तुम्हारे सामने रखा गया है। सुनना उनमें क्या कंक्लूजन दिया गया, उसमें क्या रखा गया, देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चर्चा कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चर्चा कर रहा हूँ, इसका नेचर में दो मॉलिक्यूल, जैसे एक तो H2O मॉलिक्यूल मिलता है और एक H2O2। तो इसमें क्या बोला कि यदि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, दो एलिमेंट बोलना चाहिए मेरे को, दो ज़्यादा तो नहीं, बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, दो एलिमेंट से ही चर्चा करता हूँ, बेसिक वहीं से रहेगा। यदि दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यदि उन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक का रेशियो फिक्स रखा जाए तो दूसरे का रेशियो मल्टीपल में आएगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब दूसरे का रेशियो मल्टीपल में आएगा। वापस सुन लो, यदि दो एलिमेंट, दो तत्व क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा यौगिक का या अणु का निर्माण करते हैं। जब मैं मॉलिक्यूल या अणु बोलता हूँ तो एक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल हो गया। अब जब मैं यौगिक बोलता हूँ ऐसे बहुत सारे अणु हैं, लेकिन जो अणु, जो कंपाउंड होगा, जो यौगिक होगा, उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी जो उस मॉलिक्यूल की है, चाहे रेशियो वाइज कर लो बात। तो इसलिए मैं बार बार और या लगाता हूँ, उसमें परेशान मत होना बेटा आप लोग, है ना। चलो तो बोलता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो या दो, ज़रा ये दो ही बना रहे, चलो कोई ना। यदि क्या बोल रहा हूँ, यदि दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें किसी एक का रेशियो फिक्स या सेम रखा जाए तो दूसरे का मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा। हिंदी में बताता हूँ, ये दो तत्व दो या दो से ज़्यादा यौगिक का निर्माण करते हैं और किसी एक तत्व का अनुपात निश्चित कर दिया जाए तो दूसरे का जो अनुपात है ना वो गुणा में होगा, वो गुणित अनुपात होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, H और O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, H2 एंड H2O2 दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें H और O का रेशियो देखता हूँ, H का यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है, फिर दो हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और H का कितना हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो जब मैंने इसको सेम रखा, सेम रखना जरूरी है, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं होगा, सेम रखना जरूरी है। यदि सेम नहीं है तो क्या करो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बाई चांस यहाँ 1 होता है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सेम रखा, देखो ये मल्टीपल में नहीं आएगा, 16 2 जा 32, 16 दूना 32, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, डबल आ गया, तो इसका ये वाला मल्टीपल में आ गया। तो यही इसने कहा है कि यदि दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और किसी एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स रखा जाए तो दूसरे का मल्टीपल में आता है। एक और एग्जांपल अपन ऐसा ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पहला ही एग्जांपल लिया, स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, आप NCERT से नोट करें बढ़िया लगेगा। एक और एग्जांपल SO2 SO3 S एंड O 32 32 32 48। सिंपल करता हूँ थोड़ा रेशियो को, ये 16 16, ये 16, ये या इसी में रख लो, कोई जरूरी नहीं सिंपल करो। क्या ये मल्टीपल में नहीं आ रहा, क्या इसका कुछ मल्टीपल टाइम्स में नहीं होगा क्या? जैसे 16 16 16 2 32 16 43, 16 की टेबल में इसका मल्टीपल में नहीं आता क्या? तो इसको सेम रखा तो ये मल्टीपल में नहीं आएंगे इसके, तो ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग मुझे बताओ, N2O NO N2O3 N2O4 N2O5 चेक करके बताओ, और जो चेक में कैलकुलेशन लिखो, जो रेशियो लिखो, जैसे ये वाला रेशियो है वो भी कमेंट में बताना, क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन जो गुणित अनुपात का नियम का पालन करेगा क्या? सर आपने तो हमें दो वाले टुच्चे करवाए, खुद ने होशियार बन के इतने बड़े वाले दे दिए, तो बेटा तुम्हें तो सिखाना है, मैंने तो सीख रखा है, सीखना आप लोगों को है। तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल का आंसर देना कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो प्लीज़ आप भी सॉल्व करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि बहुत स्पेशल, बहुत खास है इसके अंदर। आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।